जय हिंद। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए झारखंड बोर्ड का 2023 का मॉडल सेट जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का जो है ये मॉडल सेट 1 जो अभी वेबसाइट पर आया, सिर्फ एक ही मॉडल सेट आया, तो उसी का हम सॉल्यूशन बताने वाले ऑब्जेक्टिव का। और प्लीज़ सभी ये वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि इसके नीचे जो आंसर दिया है कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, इसलिए जो हम बताएंगे ध्यान से देखिएगा वो सही होगा। क्लियर है? तो इसलिए ध्यान से अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पर आया जाए तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए जरा सा ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज, यानी 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा वो निकालना है। तो याद करो एक फॉर्मूला सिंपल सा आप सीखे होंगे, Q इक्वल टू एन ई। Q इक्वल टू कितना एन ई, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा Q बाई ई। तो Q मतलब आवेश, ठीक है। तो Q जो आवेश है कितना लेना है 1 कूलम, E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखना इसका आएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19। इसको अगर और सॉल्व करोगे तो 6.25, इसको इधर लेगा 10 टू द पावर 18, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और देखिए ये हमारा ए नंबर आंसर गया, यानी पहला का जो आंसर है वो ए है। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है देयर आर 2 चार्जेज प्लस 1 माइक्रोन कूलम एंड प्लस 5 माइक्रोन कूलम, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। यानी 2 आवेश है, एक का आवेश है प्लस 1 माइक्रोन कूलम, दूसरे का प्लस 5 माइक्रोन कूलम, और दोनों के बीच लगने वाला जो बल है उसका अनुपात निकालना है। तो ध्यान से देखना, कोई भी दो आवेश, जैसे एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, ये Q1 है, ये Q2 है, तो दिमाग में सेट कर लेना Q1 जितना Q2 पर लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर लगाता है, यानी दोनों का बल एक दूसरे पर समान लगाता है। तो इसीलिए दोनों का अनुपात अगर निकालेंगे तो आएगा 1:1। तो इसका आंसर चला गया कितना नंबर, बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर एडेड इन सीरीज। क्लियर है? 3 कैपेसिटर जिसका कैपेसिटी कितना C है उसको किसमें सीरीज में ऐड किया है, सीरीज कनेक्शन। देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, तब उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। यानी 3 संधारित्र, हर एक का धारिता C है और उसको समतुल्य धारिता पूछ रहा है जब श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है। तो सिंपल सा, अगर हर एक का संधारित्र का धारिता अगर C है, इसका C, इसका C, इसका C और श्रेणी में जोड़ा है, तो हम सिखाए थे किसी एक का धारिता लेना बाई जितना है, 1 2 3 है तो बाई 3 कर देना, C/3 आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए है C/3, तो इसका आंसर चला गया कितना नंबर, C नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है इफ ए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर बी चार्ज्ड पॉजिटिवली, ठीक है, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी। क्लियर है? यानी बोल रहा है एक हॉलो मतलब खोखला चालक है, इसको चार्ज कर दिए, क्या कर दिए, चार्ज कर दिए, पॉजिटिवली चार्ज कर दिए। क्लियर है? तो इसके अंदर का पोटेंशियल यानी इसके अंदर का विभव, ठीक है, तो इसके अंदर का जो विभव होगा बाबू याद रखिएगा, वो विभव जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट यानी उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। क्लियर है? और जिसको हम यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। लेकिन आपका जो मॉडल सेट में आंसर दिया है उसमें दिया पॉजिटिव एंड नॉन यूनिफॉर्म, ये गलत आंसर दे दिया है। ठीक है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा, आपका जो ये वाला आंसर है ये बिल्कुल सही है। क्लियर है? इसका बी नंबर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए। बोल रहा था VI ग्राफ फॉर कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ V एक्सिस। V यानी किससे, ठीक है, V आपका हो गया किससे, पोटेंशियल से। ठीक है, और बोल रहा है हियर V डिनोट्स द वोल्टेज एंड I डिनोट्स द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय, यानी समझना ध्यान से। हमको जो दिया गया ये VI दिया है, VI ग्राफ दिया है। क्लियर है? और यहाँ पर जो है इससे एंगल दिया थीटा, कितना दिया थीटा, तब बोल रहे हैं इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा। ओम का लॉ याद होगा, आपको पढ़े होंगे, V इक्वल टू IR होता है, तो R इक्वल टू होता है V/I। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए,
अगर हम ये थीटा दिए इधर भी के साथ, किसके साथ, भी के साथ, तो भी बाय अगर आई लाना है तो हमको ये बाय ये करना है, ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस बाय परपेंडिकुलर किससे होता है, कॉट थीटा से, तो इसीलिए आर का वैल्यू निकालेंगे किससे, यहाँ से कॉट थीटा से। आर का वैल्यू यहाँ जो निकलेगा वो किससे, कॉट थीटा से, तो इसका आंसर जाएगा कितना नंबर, डी नंबर। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा, चूंकि यहाँ जो एंगल है वो भी एक्सिस से यानी पोटेंशियल के साथ बना है, अगर आई के साथ बनता तो बनता कॉट थीटा, कितना थीटा, कॉट थीटा, सॉरी टेन थीटा, आई के साथ होता तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा इसको, इसका भी आंसर गलत छपा है मॉडल सेट में। बोल रहा था इक्वेशन ई समेशन ई इक्वल टू समेशन आई आर इज एप्लीकेबल टू बीच लॉ, ठीक है, यानी ये जो है, ये जो समीकरण है ये कौन सा लॉ है, तो याद करो सिंपल सा किरचॉफ का दूसरा नियम था, ये किरचॉफ का दूसरा नियम, ये किरचॉफ का विभव नियम, तो इसका आंसर जाएगा किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ इसी का कहना था समेशन भी इक्वल टू समेशन आई आर, क्लियर है, और समेशन भी को हम ई भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन। तो ये जो था सेकेंड लॉ का था, लेकिन आपका आंसर में ये दिया गया है, ठीक है, मॉडल सेट में, इसलिए गलत छपा है, आपका आंसर रियल ये जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे जो कि गलत छप गया है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत 3-4 ही आंसर ऐसा है। देखिए क्या बोल रहा है, द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज एट 120 सेंटीमीटर। क्लियर है, बोल रहा है एक पोटेंशियोमीटर उसका बैलेंसिंग लेंथ यानी संतुलन बिंदु कितना है, 120 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। ऑन शंटिंग द सेल ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms इज बैलेंसिंग द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट्स टू लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी जब 4 ओम का एक शंट जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया पैरेलल में, तो उसका कहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये 60 सेंटीमीटर पर। देन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। याद करो विभव मापी में यानी पोटेंशियोमीटर में एक फार्मूला था, याद करो हम सिखाए थे LAJ बाय LAJ डैश -1 इंटू आर। क्लियर, हम ये लिखवाए थे फार्मूला। तो बोलो लाज यानी पहले कितना था 120 सेंटीमीटर पर, तो लिखिए 120 बाय बाद में कहाँ पर मिल रहा है 60 पर, तो लिखिए 60 -1 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना दिया रेजिस्टेंस का 4 ओम, कटा दो 2 -1 यानी 1 इंटू 4, तो इसका आंसर निकल गया 4 ओम, कितना 4 ओम, देखिए डी नंबर जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, इसका आंसर कौन गया, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग थ्रू ए यूनिफॉर्म कंडक्टर फील्ड इज मैक्सिमम। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब चले तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगे चार्ज पार्टिकल पर, तो कंडीशन निकालना है। याद करो फोर्स था क्यू भी साइन थीटा, याद कीजिए क्यू भी साइन थीटा, ये मैग्नेटिक फोर्स है मूविंग चार्ज पार्टिकल पर। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल हो जाएगा कितना 90 डिग्री। याद रखो अगर थीटा का वैल्यू 90 ले लेते हैं तो इसका वैल्यू अगर 90 लेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, थीटा कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ना बाबू, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन ही गलत छपा है। क्लियर है, ऑप्शन ही गलत छपा है, एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो हम क्या करें, लेकिन फिर भी चलो हम बनाने का तरीका सिखा देते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट टॉर्क एक्ट्स ऑन ए 70 टर्न्स ऑफ कॉइल ऑफ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कैरिंग ए करंट ऑफ 20 एम्पियर हेल्ड विथ इट एक्सिस एट राइट एंगल्स टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। क्लियर है, ध्यान से देखिए, यानी बोल रहा है कि एक कॉइल है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना 70 है, एरिया कितना दिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, और जो इसमें जो नंबर ऑफ करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना 20 एम्पियर, और बोल रहा है ये राइट एंगल है अपने एक्सिस के साथ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एक्सिस कितना 90 डिग्री पर है, तो बोल रहा है राइट एंगल में 90 डिग्री, और बोल रहा है क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला, सॉरी टॉर्क पूछ रहा है क्या होगा। तो याद करो टॉर्क का फॉर्मूला था, हम टॉर्क बराबर सिखाए थे बिना साइन थीटा। याद कीजिए किसी कुंडली पर जो लगता है वो कितना होता है बिना साइन थीटा। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया 0.2 टेस्ला,
0.2 टेस्ला इंटू आई करंट कितना दिया 20 एम्पियर, ठीक है, इंटू एन नंबर ऑफ टर्न्स निकालिएगा तो कितना है 70 है। एरिया कितना दिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू साइन राइट एंगल बोल रहा है, ठीक है, तो साइन कितना लगाएंगे 90 डिग्री। अगर हम सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व कीजिएगा ध्यान से, ठीक है, तो देखिएगा इसका आएगा 11.2 न्यूटन मीटर, 11.2 न्यूटन मीटर। क्लियर है, देख लीजिए ऑप्शन में एक भी कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर बाबू गलत है, चारों में से एक भी सही नहीं, लेकिन क्या करें, दिया है तो बता दिए, ठीक है, ये तरीका था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी दम नहीं है। क्या बोल रहा है, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय, यानी बोल रहा है एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसको एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। क्लियर है, तो याद करो हम सिखाए थे, जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसके पैरेलल में अगर एक शंट लगा दें, क्या लगा दें शंट, तो ये जो बन जाता था ये एमीटर में बन जाता था, किसमें एमीटर में। तो शंट जो होता है ये पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होता है जिसका वैल्यू बहुत कम होता है। क्लियर है, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर जो है ये देखिए बी नंबर, इंट्रोड्यूसिंग ए शंट रेजिस्टेंस ऑफ ए स्मॉल वैल्यू इन पैरेलल। क्लियर है, यानी पैरेलल में अगर शंट जोड़ दे जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसका आंसर गया बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है द एंगल्स ऑफ डीप एट पोल्स एंड एट द इक्वेटर रेस्पेक्टिवली इज, यानी पोल पर और इक्वेटर पर एंगल ऑफ डीप क्या होगा, ध्यान समझिए। जैसे मान लो ये अर्थ है तो इक्वेटर पर जो होता है बिल्कुल ऐसे ही रहता है हॉरिजॉन्टल, यानी 0 डिग्री, और जब पोल पर जाता है तो 90 डिग्री, तो पोल पर कितना 90 डिग्री और इक्वेटर पर कितना 0 डिग्री, तो इसका आंसर जाएगा 90,0 डी नंबर। क्लियर है, पोल पर 90, इक्वेटर पर 0, एंगल ऑफ डीप का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एन इलेक्ट्रिक सर्किट चेंज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट दिस इज कॉल्ड। क्लियर है, क्या बोल रहा है, जब किसी कोयल से लिंक्ड यानी इलेक्ट्रिक किसी सर्किट से लिंक्ड यानी कोयल से लिंक्ड जब मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड का वैल्यू यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो याद करो इसको बोलते थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसका आंसर गया कितना ए नंबर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है द पीक वैल्यू ऑफ द एसी, क्या बोल रहा है, द पीक वैल्यू ऑफ द एसी करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, तो पीक वैल्यू एसी जो होता है आई नॉट कहते हैं, और आई नॉट का वैल्यू हम सिखाए थे ई नॉट बाय आर, ई नॉट बाय आर देखिए है ऑप्शन में, तो इसका आंसर जाएगा ई नॉट बाय आर, ए नंबर। क्लियर है, नेक्स्ट देखा जाए अगर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है एनर्जी डिसिपेटेड इन एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट इज, ठीक है, तो एलसीआर सर्किट में किस में एनर्जी डिसिपेटेड होगा, मतलब 6 किस में होगा ऊर्जा का, तो याद करो सिंपल सा, अगर हम प्रेरक कुंडली लेंगे यानी एल लेंगे तो उसमें कुछ भी शक्ति नहीं होता है, संधारित्र लेंगे तो उसमें भी कुछ नहीं होता, क्योंकि याद करो उसका फेज डिफरेंस याद करो 90 डिग्री था दोनों में। क्लियर है, तो इसलिए ये तो ये और ये तो जाएगा नहीं, सिर्फ किस में जाएगा आर में। क्लियर है, तो इसका आंसर गया सी, यानी रेजिस्टेंस में सिर्फ होगा पावर डिसिपेटेड, एनर्जी डिसिपेटेड। क्लियर है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, ए ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड टू, ठीक है, ट्रांसफार्मर का एम्प्लॉय क्यों किया जाता है, यानी क्यों इसको लगाया जाता है, ट्रांसफार्मर का सिंपल सा बोले तो काम क्या है। क्लियर है, तो ट्रांसफार्मर का अगर हम काम का बात करें तो ट्रांसफार्मर का काम था याद करो एसी का वोल्टेज या तो बढ़ा देना या तो घटा देना, यानी जितना वोल्टेज चाहिए सुटेबल वोल्टेज का हमको एसी ये दे देगा। क्लियर है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर साफ साफ देखिए सी नंबर, ऑब्टेन ए सुटेबल एसी वोल्टेज। क्लियर है, इसका यूज किस लिए करते हैं, ऑब्टेन करने के लिए सुटेबल एसी का वोल्टेज। क्लियर है, तो इसका आंसर गया कौन सी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है देखिए, 16 नंबर बोल रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी क्या होता है, तो याद करो इसका वेलोसिटी c इक्वल टू होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट।
क्लियर है ऑप्शन। देखिए इसका ऑप्शन जा रहा 1/√μ0 इसका आंसर गया बी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, यानी इसमें से किसका यूज जो है सॉलिड के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए, उसका संरचना देखने के लिए करते हैं, एक्सरे। क्लियर है, याद रखना सॉलिड के अंदर कोई भी चीज देखना है तो क्या किसका यूज करते हैं, एक्सरे का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट करेस्पॉन्डिंग टू एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड एज। बोल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या बोलेंगे जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए 90 डिग्री। तो सिंपल सा हम आपको सिखाए थे कुछ इस तरह करके, याद करो जैसे ये कोई मीडियम को सेपरेट करने वाला कोई लाइन है, बाउंड्री है। अब मान लो यहाँ से एंगल कुछ डाल है, कुछ एंगल बना के एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये मान लो लाइट ऐसे चला गया, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए तो इस समय जो इस एंगल को डिनोट करते थे वो सी से, जिसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। कौन एंगल, क्रिटिकल एंगल। तो इसका आंसर कितना गया, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, देखिए द लेंस फार्मूला इज गिवन बाय, लेंस फार्मूला याद करो सिंपल सा था 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, या फिर 1/f को इधर लिख सकते हो, देखो ऑप्शन बी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बी नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है इफ द एनी नंबर ऑफ थिन लेंसेज इन कांटेक्ट ऑफ फोकल लेंथ f1 f2 देन इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय। क्लियर है, बोल रहा है बहुत सारा लेंस ले लिए पतला पतला जिसका फोकल लेंथ f1 f2 f3 इस तरह दिया है, तो बोल रहा है इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा। तो हम सिखाए थे 1/f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, जितना है चलते रहेगा इस तरह करके। क्लियर है, देखिए ध्यान से पहला ऑप्शन 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 इस तरह करके, तो इसका आंसर गया ए नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 21 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द, एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है। याद करो एंगल ऑफ डेविएशन का एक फॉर्मूला था, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला था I प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए। क्लियर है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट पर और एंगल ऑफ इमर्जेंट पर, दोनों पर। क्लियर है, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर है, तो यहाँ दोनों चीज पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर इस पर भी तो इसका आंसर जाएगा बोथ ए एंड बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है ए डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर एंड द इंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इन वाटर द फ्रिंज विड्थ। बोल रहा है हवा में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है हवा में परफॉर्म किया जा रहा है और उसको फिर पूरे सिस्टम को पानी में डुबा देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। याद करो उसमें फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला था लैम्डा डी बाई डी। क्लियर है, लैम्डा डी बाई डी। क्लियर है, तो सिंपल सा यहाँ देखो ध्यान से, अगर ये सब कांस्टेंट है तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा, यानी अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो सिंपल सा यहाँ बोल रहा पानी में डाल दिया, हवा से पानी में, और सिंपल से जब हवा से पानी में जाएगा तो लाइट का स्पीड घट जाता है, इसलिए वेवलेंथ भी घट जाता है। तो अगर वेवलेंथ घटेगा तो फ्रिंज विड्थ भी घटेगा, तो इसका आंसर सही है, घटता है, बी नंबर, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। द वेव फ्रंट ड्यू टू द सोर्स इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, यानी सोचो सोर्स कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, यानी अनंत पर रखा हुआ, तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा, तरंगाग्र क्या होगा, समतल, प्लेनर। क्लियर है, सी नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन, इंटरफेरेंस का फेनोमेनन किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, ठीक है, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, ये बी नंबर जाएगा। याद करो इंटरफेरेंस में क्या था, एनर्जी चेंज होता था, क्या होता था, एनर्जी। याद करो आपको हम बताए थे एनर्जी के, ऊर्जा के पुनर्वितरण को विवर्तन कहते हैं। क्लियर है, तो सिंपल से यहाँ पर किस पर था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए, क्या बोल रहा है, द चार्ज ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन इज, द चार्ज ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन इज, फोटो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। देखिए ऑप्शन में एक भी नहीं है तो इसका आंसर जाएगा डी, नन ऑफ दीज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 26 देखा जाए, 26 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो है स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा। सिंपल से एनर्जी जो लाइट डाल रहे हैं उसका इंटेंसिटी पर सिखाए थे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। याद करो इसका ग्राफ भी इस तरह पढ़ाए थे, ठीक है, तीव्रता बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा। क्लियर है, समानुपाती होती है। तो इसका आंसर जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी, ये सी नंबर, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इस पे। क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है। तो एक्चुअली डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू था h/p। याद करो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू कितना था, h/p था। कितना था, h/p। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो था वो था लैम्डा इक्वल टू कितना, h/p। क्लियर है। अब जरा ध्यान समझिएगा, h/p था, लेकिन यहाँ देखो p तो दिया नहीं है, ठीक है। तो जरा ध्यान समझो, यहाँ p को जरा ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। याद करो 11 में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m, p²/2m। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, गति ऊर्जा, उसको E से डिनोट किया गया है, और हम यहाँ से किससे डिनोट कर लिए थे, ke से। तो यहाँ सिर्फ क्या कर देना, हमको E कर देना है। क्या कर देना, E। तो यहाँ लिख देना E, ठीक है। तो E इक्वल टू p²/2m। तो बोलो p² बराबर कितना होगा, 2m। तो बोलो p इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर उधर ले जाएंगे, √2m, ये हो जाएगा। तो रख दो h/√2me। क्लियर है, ये जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान से देखो h/√2me, यहाँ देखो स्मॉल ई छप गया, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल ई रहेगा और आंसर जाएगा इसका ए नंबर। क्लियर है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है द फोर्स एक्सपेरिमेंट इज सजेस्टेड दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट, ठीक है। मतलब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या पता चला था, क्या बताया था उन्होंने, पूछ रहा है। तो सिंपल सर रदरफोर्ड के प्रयोग में जो नाभिक का आकार था, साइज ऑफ न्यूक्लियस, वो था 10⁻⁻15 मीटर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ डायरेक्ट नहीं दिया 10⁻, यहाँ पर देखो बहुत सारा ऑप्शन दिया, 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻13, 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻14, 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻12। तो देखिए इतना छोटा तो नहीं जा सकता है, 10⁻⁻15 मीटर लगभग, या कभी कभी से थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा सी। क्लियर है, क्योंकि सबसे कम डिफरेंस यही है, ठीक है। इसमें बहुत सारा ज़्यादा डिफरेंस, इसमें तो और ज़्यादा है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो इसलिए आंसर कौन जाएगा, सी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज फॉल्स विद इन द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी इसमें से कौन सा सीरीज जो है विजिबल लाइट के रेंज में आएगा। विजिबल, और विजिबल यानी दृश्य प्रकाश, और दृश्य प्रकाश के श्रेणी में आता कौन, बामर। याद करो लाइमन जो था वो दृश्य में नहीं आता है। क्लियर है, वो किस में था, पराबैंगनी। ये सब क्या था, अवरक्त किरणें, और यही था सिर्फ कौन, दृश्य में। क्लियर है, इसीलिए इसका आंसर गया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इसका भी आंसर बाबू वहाँ गलत छपा, ठीक है। याद रखिए नोट्स जो इसका मॉडल सेट में आंसर दिया वो गलत दिया, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। क्या बोल रहा है, ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इमिट्स बीटा पार्टिकल द पेरेंट एंड आउटर न्यूक्लियाई आर। बोल रहा है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस कौन सा डीके कर रहा है, बीटा पार्टिकल वो इमिट किया, बीटा निकला उससे, तो उसका जो पेरेंट है और आउटर है वो क्या। ध्यान से देखो, हम सिखाए थे, मान लो कोई एक एलिमेंट x है, इसका z है क्या, एटॉमिक नंबर, सॉरी हाँ एटॉमिक नंबर, और ये है मास नंबर। अगर इससे बीटा निकलता है, कौन पार्टिकल, बीटा पार्टिकल निकलता है, दिमाग में सेट कर लो, ये y में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका जो z है वो z+1 हो जाएगा, लेकिन a की जगह a ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा।
इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी से बीटा निकल जाता है तो याद रखिएगा उसका परमाणु संख्या बदलता है लेकिन द्रव्यमान संख्या नहीं बदलता, मास नंबर चेंज नहीं होता है। और याद रखना वैसे दो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर तो अलग हो लेकिन मास नंबर सेम हो, इन्हें द्रव्यमान संख्या सेम, उसको बोलते हैं आइसोबार या हिंदी में बोलते हैं समभारिक। क्या बोलते हैं? समभारिक। तो इसका आंसर जाएगा क्या? आइसोबार। क्या? आइसोबार्स। लेकिन आपका जो आंसर छपा है वो छपा है ए नंबर आइसोटोन्स। क्या? आइसोटोन्स। और आइसोटोप्स। और आइसोटोप किसको कहते हैं पता है कि नहीं? जिसका याद रखिए ये सेम रहता है लेकिन यहाँ तो ये चेंज होगा, तो इसलिए आंसर गलत छपा है, इसलिए सही आंसर जाएगा डी आइसोबार्स। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, यही सब गलती कुछ किया है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सा है, कुछ भी दम नहीं है। बोला द रेडियस ऑफ स्फेरिकल न्यूक्लियस हैज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग। क्या बोला? द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल न्यूक्लियस हैज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 फर्मीमीटर। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी। यानी इसका मास नंबर क्या हो सकता है? ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी दम नहीं है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। देखो याद करो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, साइज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ाया था, R = R0 A पर पावर 1/3। क्लियर है? ये जो R0 का वैल्यू ये कितना दिया? 3.6 फर्मीमीटर। फर्मीमीटर यानी फेम्टोमीटर मतलब 10⁻⁻15 लिख सकते हैं। और R0 इसका वैल्यू हम सिखाए थे 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर इंटू A पर पावर 1/3। इसको देखो ये कट गया, इसको काट दो, 3 बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा पूरा पूरी। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 = A पर पावर 1/3। तो हमको A पूछ रहा है, तो बोले ये इधर जाएगा, पावर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3 का क्यूब यानी कितना? 27। 3 का क्यूब यानी 27 है ऑप्शन में, देखते हैं। तो इसका देखिए आंसर क्या है? 27। इसका नंबर चला गया ए नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है इन रिवर्स बायसिंग। इन रिवर्स बायसिंग, रिवर्स यानी फर्स्ट बायस में क्या होगा? पहला, रिवर्स बायस में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, यानी करंट फ्लो होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, ऐसा तो नहीं है, कभी नहीं फ्लो होगा, सॉरी बहुत ज़्यादा तो नहीं फ्लो होगा। नो करंट फ्लोज यानी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो भाई करंट चलेगा ही नहीं, एक्चुअली चलता तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा जबरदस्ती करने के बाद थोड़ा थोड़ा जरूर चलता है। क्लियर है? सी नंबर पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन इंक्रीजेज। बोल रहा है पोटेंशियल बैरियर यानी उसके बीच जो याद करो बैरियर पोटेंशियल जो डेवलप करता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, चौथा डिप्लेशन लेयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, यानी डिप्लेशन लेयर का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसका सही आंसर जाता है ये तीनों सही है। तीनों क्या है? सही है। ठीक, ये नहीं है, तीनों सही है। तो इसका आंसर देना चाहिए था ये नहीं दे करके ए नंबर इसको, बी नंबर इसको, सी नंबर इसको देता है, डी नंबर देता ऑल ऑफ दिस, तो वो जाता ऑल ऑफ दिस, लेकिन दिया नहीं है भाई। तो इसमें से चुनना है, इस तीनों में से ज्यादा कौन सही है। ठीक है, तो ज्यादा तो जो है इसका ये जाएगा पोटेंशियल वेरियस अक्रॉस जंक्शन इंक्रीजेस। क्यों? अगर हम क्या करते हैं रिवर्स बायसिंग में जाते हैं तो रिवर्स बायसिंग में याद करो डिप्लेशन लेयर मोटा हो जाता है। डिप्लेशन लेयर मोटा होने के बाद क्या होता है? बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर जाएगा सी नंबर। क्लियर है? वैसे ये तीनों सही है, याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 बोला टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डोप प्योर सिलिकॉन विथ। मतलब हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए क्या मिलाना होगा? ठीक है, सिलिकॉन में, प्योर सिलिकॉन में क्या मिला देना होगा? तो याद करो अगर पी टाइप मिलाना बनाना है तो हमको त्रिसंयोजी मिलाना होगा शुद्ध, और त्रिसंयोजी होता है बोरॉन, एल्युमिनियम, ये सब होता है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन एल्युमिनियम मिल रहा है तो ये जाएगा एल्युमिनियम। अगर एल्युमिनियम मिला देंगे तो कौन बन जाएगा? पी टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 34 देखा जाए, 34 क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है इन सेमीकंडक्टर व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। ठीक है, यानी सेमीकंडक्टर में करंट चलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो पहला ओनली इलेक्ट्रॉन, यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो नहीं है। दूसरा इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ, तो जी हाँ इसका आंसर जाएगा इलेक्ट्रॉन एंड बोथ। ठीक है, याद रखना इलेक्ट्रॉन भी और होल भी दोनों मिल करके करंट चलाता है। इसका आंसर गया बी नंबर। नेक्स्ट और लास्ट क्या बोल रहा है? इन फुल वेव रेक्टिफायर द इनपुट एसी करंट हैज फ्रीक्वेंसी न्यू भी, ठीक है न्यू देना चाहिए, भी दिया है। द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इज,
ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से समझो क्या बोल रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर का काम होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। और डीसी का कोई भी फ्रीक्वेंसी होता नहीं, उसका फ्रीक्वेंसी होता है 0। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है तो चौथा जाएगा नन, मतलब इनमें से कोई नहीं, डी चल जाएगा। क्लियर है। तो इसी के साथ हम लोग का झारखंड बोर्ड का जो एक मॉडल सेट आया था वो कंप्लीट करा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अगर आगे का मॉडल सेट रिलीज करता है बोर्ड तो वो हम चालू कर देंगे, ठीक है, वो हम जारी कर देंगे, पढ़ा देंगे सारा। और अगर नहीं जारी करता है, जब भी जारी करेगा तो पढ़ा ही देंगे, और जब नहीं जारी करेगा तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका लेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ठीक है।